नमस्कार। न्यूज़ टाइम्स नेटवर्क के कार्यक्रम समाचार चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। समाचार चक्र में आज चर्चा करेंगे प्रमुख समाचारों की और चर्चित समाचारों की, साथ ही देखेंगे संपादकीय टिप्पणी, समाचार पत्रों ने किन विषयों पर संपादकीय टिप्पणी की है। सबसे पहले समाचार विश्लेषण। समाचार विश्लेषण में आज कोरोना की चर्चा करते हैं। कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए, संक्रमण को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने कड़ाई से फैसले लेने शुरू किए हैं और तत्परता दिखानी शुरू की है ताकि कोरोना के संक्रमण को शुरुआत में ही रोका जा सके और प्रदेश की जनता को स्वास्थ्य की सुरक्षा प्रदान की जा सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के सभी परिषदीय विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय, निजी और सरकारी सभी स्तर के विद्यालय जो कि 1 से 5 तक की कक्षा के हैं, ये सभी 24 से 31 मार्च तक बंद रहेंगे। इसके साथ ही 6 से 8 तक के विद्यालय 25 से 31 मार्च तक बंद रहेंगे। 9वीं और 11वीं कक्षा के जिन विद्यार्थियों की परीक्षा चल रही है, ये परीक्षा जारी रहेगी, लेकिन इसमें कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने ये भी निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के किसी भी ज़िले में कोई भी अगर कार्यक्रम अब आयोजित किया जाएगा तो उसकी पहले से जिलाधिकारी से अनुमति लेनी होगी। जिलाधिकारी से अनुमति के बाद ही कोई सार्वजनिक कार्यक्रम हो सकेगा। इसके अलावा किसी भी तरह का कहीं भीड़ एकत्रित करना, कोई जुलूस निकालना, कोई सभा करना, इस तरह के कार्यक्रमों पर भी रोक रहेगी। हालांकि सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि धार्मिक कार्यक्रमों पर कोई रोक नहीं रहेगी। त्यौहार जैसे मनाए जाते थे उसी तरह मनाए जाएंगे, लेकिन सतर्कता बरती जाएगी। इसके साथ ही जो रिस्क कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है। 10 साल से नीचे के बच्चे और 60 साल से ऊपर की उम्र के लोग जो कि रिस्क कैटेगरी में आते हैं, उनको भी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने यह भी जानकारी दी है कि होली के बाद कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। यदि संक्रमण की गति इसी तरह जारी रही और संक्रमण बढ़ा तो प्रदेश में विद्यालयों को बंद करने की समय सीमा और आगे बढ़ाई जा सकती है। इस तरह उत्तर प्रदेश में एक बार फिर स्थितियां पहले के अनुसार, जैसा कि पिछले वर्ष हम सब ने देखा, शिक्षा पर प्रभाव हुआ, विद्यालय बंद हुए, ऐसी ही बनती दिख रही हैं। ऐसे में अभिभावकों की और विद्यालयों की सभी की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों की शिक्षा का समुचित ध्यान रखें और घर पर ऑनलाइन जो भी पढ़ाई हो सकती है उसमें उसको सुचारू रूप से जारी रखा जाए ताकि बच्चों की शिक्षा पर कोई दुष्प्रभाव ना पड़े। जो दूसरा चर्चित समाचार है ये महाराष्ट्र के मामले से जुड़ा है, जो कि एक बहुत चर्चित मामला है। 100 करोड़ रुपए महीना वसूली का मामला, जिसमें मुंबई के पुलिस आयुक्त जिनको हटा दिया गया है, परमवीर सिंह ने आरोप लगाया था कि गृह मंत्री अनिल देशमुख ने उनसे हर महीने 100 करोड़ रुपए वसूली के लिए कहा। इसके साथ ही परमवीर सिंह सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गए हैं। उन्होंने पूरे मामले की सीबीआई से जांच की मांग की है, लेकिन इसमें सबसे गंभीर पहलू यह भी उजागर हुआ है कि परमवीर सिंह ने कहा है कि एक सांसद की आत्महत्या के मामले में महाराष्ट्र की सरकार के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने उन पर दबाव डाला था कि इस पूरे मामले में भाजपा नेताओं को फंसाया जाए। ये एक और दूसरा गंभीर मामला है। इसी मामले से जुड़ा एक और चर्चित केस सामने आया है जो कि बहुत गंभीर है, बेहद गंभीर है। महाराष्ट्र की महिला सांसद नवनीत राणा ने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र के एक सांसद अरविंद ने उनको संसद परिसर में ही धमकी दी कि यदि उन्होंने अनिल देशमुख का मामला अगर ये संसद में उठाया तो उनको परिणाम भुगतने पड़ेंगे, उनको राज्य में
कहीं निकलने नहीं दिया जाएगा और उन पर तेजाब हमला किया जाएगा, तेजाब से हमला कर दिया जाएगा। ये बहुत गंभीर मामला है कि एक महिला सांसद पर तेजाब से हमला कर देने की धमकी, और वो भी संसद परिसर में दी गई है, और वो भी एक सांसद के द्वारा ही दी गई है। ये बेहद गंभीर मामला है। इसको भी सीबीआई को जांच में लेना चाहिए और इसको भी सर्वोच्च न्यायालय को संज्ञान लेकर इस पर निर्देश देना चाहिए कि उस सांसद के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो और इस पूरे मामले से जोड़ा जाए। ये बेहद गंभीर मामला, जटिल मामला होता दिख रहा है। इसका संबंध अब देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ गया है। जो लोग इस तरह की गतिविधियों में लिप्त हैं, ये ना तो राज्य के हित में है, ना ही वे जनता के हित में हैं, और ना ही देश के हित में है। ये जनता के भी दुश्मन हैं, राज्य के भी दुश्मन हैं और देश के भी दुश्मन हैं। जिन लोगों ने इस तरह से इतना बड़ा षड्यंत्र करके कि पूरा ताना बाना बुना, कैसे मुकेश अंबानी के आवास पर एक कार भिजवाई गई, विस्फोटक से भरी हुई, और उसके बाद फिर वसूली के लिए किस तरह पूरा जाल बुना गया, ये सारा मामला बेहद गंभीर प्रकृति का है। इस पर सर्वोच्च न्यायालय शीघ्र ही सुनवाई करेगा और उम्मीद है कि सीबीआई जांच के भी आदेश होंगे। इसके बाद जो अभियुक्त हैं, जो षड्यंत्रकारी हैं, वो सलाखों के पीछे होंगे। समाचार चक्र में अब संपादकीय चर्चा। संपादकीय चर्चा में आज चारों अखबारों के संपादकीय देखेंगे, दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान और नवभारत टाइम्स के संपादकीय। सबसे पहले देखते हैं अमर उजाला का संपादकीय। अमर उजाला ने लिखा है 1.5 दशक बाद। अमर उजाला का संपादकीय है, प्रधानमंत्री ने विश्व जल दिवस के दिन जल शक्ति अभियान कैच द रेन की शुरुआत की है, जिसका सिर्फ सांकेतिक महत्व नहीं है, बल्कि इसे संयुक्त राष्ट्र और नीति आयोग सहित दूसरी एजेंसियों की उन रिपोर्ट्स के मद्देनज़र समझने की ज़रूरत है जिसमें लगातार जल संकट को लेकर आगाह किया जा रहा है। देखते हैं दैनिक जागरण। दैनिक जागरण का संपादकीय है उगाही वसूली के आका। दैनिक जागरण ने लिखा है, इससे शर्मनाक और कुछ नहीं कि जब उगाही वसूली के गंभीर आरोपों से घिरे महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, तब उनका बचाव किया जा रहा है, और वह भी बहुत भोंडे ढंग से। बचाव करने वालों में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ जिस तरह शिवसेना और कांग्रेस के नेता भी शामिल हो गए हैं, उससे तो यही लगता है कि दाल में कुछ काला होने के बजाय पूरी दाल ही काली है। नवभारत टाइम्स का संपादकीय देखते हैं। नवभारत ने लिखा है, नेता पुलिस गठजोड़। उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास एंटीलिया के पास विस्फोटक पाए जाने का मामला अब किसी एक या कुछ खास अफसरों नेताओं की गड़बड़ी तक सीमित नहीं रह गया है। फिलहाल गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे को लेकर पक्ष विपक्ष में तलवारें तनी हुई हैं, लेकिन उनकी अपनी राजनीतिक प्राथमिकताओं से अलग हटकर देखें तो इस मामले से कई ऐसे गहरे सवाल उभर कर सामने आए हैं जिनका जवाब तलाशना बहुत ज़रूरी है। हिंदुस्तान देखते हैं। हिंदुस्तान ने लिखा, 1 साल बाद। पिछले साल इन्हीं दिनों जिस लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी, उससे हम आज तक आज़ाद नहीं हुए हैं। भूलना कठिन है, संपूर्ण लॉकडाउन की अवधि 4 बार बढ़ाई गई थी और उसके बाद से अब तक अनलॉक होने का सिलसिला चल रहा है। फिलहाल देश अनलॉक 10 से गुजर रहा है, मगर देश के करीब 1/3 हिस्से में फिर से लॉकडाउन का खतरा मंडरा रहा है। ये थे आज के संपादकीय। समाचार चक्र में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ प्रमुख समाचारों के साथ, चर्चित समाचारों के साथ, संपादकीय टिप्पणी के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।